गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की एसएसटी को कंप्लीट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आज शुरुआत करेंगे हम 7th क्लास की एसएसटी के साथ। तो 7th क्लास की जो एसएसटी है उसमें पहले 3 बुक हुआ करती थी अलग अलग, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। अब उनकी जगह पे 2 पार्ट में हमारे पास बुक है, जिसमें पार्ट फर्स्ट जो है उसको हम शुरू करेंगे और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया तो आप लोग समझते ही हो। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि अर्थ के ऊपर, धरती पे अलग अलग तरह के, अलग अलग उसके ऊपरी जो हिस्से हैं, जो ऊपर से धरती हमें दिखती है, उसके रूप जो है वो अलग अलग हैं। जैसे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लाटो है। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि धरती का ऊपरी जो हिस्सा है वो डाइवर्स तरह का, उसमें वैरायटी है, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह की चीजें वहां पर दिखती हैं। तो इंडिया के अंदर जो इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की जो जमीन है, उसमें कितने तरह के रूप हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कितने तरह के रूप और कितने रूप हमें इंडिया के अंदर दिखते हैं, उनको पढ़ेंगे। आपके चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है एक कोट से, जहां पर श्री अरबिंदो, जो कि एक नेशनलिस्ट थे, फिलोसफर भी थे, योगी भी थे, उनका एक कोट दे रखा है, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट ए सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। इसमें कहा गया है कि इंडिया अपनी ज्योग्राफी की वजह से बाकी कंट्रीज से एकदम से अलग दिखता है और इसके अंदर नेशनल कैरेक्टर भी है। कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी हमारे देश की ज्योग्राफी में ही है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी जो कंट्री उसमें नॉर्थ साइड में आप देखोगे हिमालयस हैं, साउथ साइड में आप देखोगे तो इंडियन ओशियन है। ये दोनों बैरियर का काम करते हैं। इसके बीच में जो रहने वाले लोग हैं उनको रोकते हैं ये दोनों। ऊपर मतलब नॉर्थ की साइड जाने के लिए रोकता है हिमालय, साउथ की साइड कहीं पर ना जा सके इसके लिए रोकता है इंडियन ओशियन। आजकल तो कई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, शिप है हमारे पास, लैंड रूट्स के लिए भी कई तरह के हमारे पास मीन्स हैं, तरीके हैं जाने के, बट पहले नहीं हुआ करते। तो इन दोनों के बीच में रहने वाले जो लोग हैं वो यहीं पर रहते थे एंड फोर्सिबली हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मजबूर थे कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे चीजों का और मिलजुल कर रहेंगे। तो इन दोनों चीजों के बीच में, इंडियन ओशियन और हिमालय के बीच में जो लोग हैं उनकी एक कॉमन वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ टाइम के साथ साथ। तो वो एक यूनिटी देता है, यहां के लोगों में कुछ कॉमन चीजें डेवलप करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इन दोनों बैरियर्स के बीच रहने वाले जो लोग हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी डेवलप हुई हैं जो यूनिटी की भावना उनमें डेवलप करती है, जिससे यूनिटी आती है यहां के लोगों में। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहां की जो ज्योग्राफी है वो अपने आप में एक नेशनल कैरेक्टर जैसा है, नेशनलिटी का एक गुण है। अब आगे देखते हैं। इसके आगे फिर दे रखा है आपका जोग फॉल, जो कि एक वाटरफॉल है और कर्नाटका के अंदर ये है। इसकी पिक्चर आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। पानी मतलब ऊपर से गिरता है तो बीच में टरबाइन लगाया हुआ है और वो टरबाइन, ऊपर से पानी गिरेगा, फोर्स के साथ टरबाइन घूमेगा और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे चैप्टर में डिस्कस कर रखी है वो है राकेश शर्मा के बारे में बताया हुआ है। राकेश शर्मा कौन है? ये इंडिया के ये हैं फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, NAUT, फर्स्ट इंडिया के एस्ट्रोनॉट है। इंडिया की तरफ से जाने वाले फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री हैं ये, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में पहुंचे थे 3 अप्रैल 1984 को। और ये जब पहुंचे थे तब हमारे देश में जो पीएम थे वो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने उनसे बात करते हुए पूछा था कि आप जरा अंतरिक्ष से देखिए और बताइए कि इंडिया कैसा दिखता है, हाउ डज इंडिया लुक लाइक। और इन्होंने जवाब में कहा कि सारे जहां से अच्छा।
सारे जहां से अच्छा, ये बात इन्होंने कही थी और ये याद रखना है कि 3 अप्रैल 1984 को ये पहुंचे थे और ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं अंतरिक्ष से? वो कहते हैं सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। इसके बाद है इंडिया जो है वो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री साइज के अकॉर्डिंग, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो फिर 6 और कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया से बड़ी हैं? नंबर 1 पे रशिया है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे यूएसए है, 4 पे चाइना है, और 5 पे ब्राजील है, और 6 पे ऑस्ट्रेलिया है, और नंबर 7 पे हमारी कंट्री आती है इंडिया। फिर नेबर्स कौन कौन से हैं इंडिया के? पड़ोसी मुल्क कौन से हैं? जिसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका भी है। ये सब कंट्रीज इंडिया के पड़ोसी मुल्क हैं। ठीक है, और इन सबको मिलाकर के एक टर्म हम काम में लेते हैं, एक शब्द से इन सबको एक साथ जिस नाम से बुलाते हैं वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। किस नाम से बुलाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर जो चीजें आगे दे रखी हैं उनमें है कि मेनली हम ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं उनको 4-5 कैटेगरीज में रखते हैं। एक आपके माउंटेन होते हैं, फिर डेजर्ट होता है, प्लेन एरिया समतल भूमि होती है, प्लाटो होता है, कोस्टल रीजन होता है, तटीय क्षेत्र जो एरिया समुद्र से लगता है, फिर आइलैंड्स होते हैं। तो इन सब चीजों को हम ठीक से समझेंगे आगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हायर स्टैंडर्ड है उनमें भी हमें पढ़ना है। तो ब्रीफली बट कुछ डिटेल्स के साथ हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमालय के साथ। तो नंबर 1 पर है द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज की लेंथ देखेंगे तो ये 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर देखो, जब भी हम इंडिया का फिजिकल मैप देखते हैं तो उसके अंदर अलग अलग कलर हमें दिखते हैं और कलर हमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी नहीं, ज्योग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और अलग अलग कलर हमें यह भी बताते हैं कि किस जगह पे अल्टीट्यूड कितना, ऊंचाई कितनी है। जैसे ब्राउन कलर दिखता है तो पहाड़ मेनली वहां पर दिखते हैं, ज्यादा डार्क ब्राउन कलर है तो ऊंचे पहाड़ हैं। फिर उनके पास में अगर व्हाइट कलर है तो इसका मतलब वो पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए हैं, माउंटेन विच आर कवर्ड बाई आइस और स्नो। फिर ब्राउन कलर में हल्का ब्राउन कलर जो होता है उसमें पीला टाइप का हम कह सकते हैं, येलो, येलोइश कलर जिसमें डेजर्ट को दर्शाया जाता है। ग्रीन कलर में फॉरेस्ट ग्रीन जो एरिया होता है उसको दर्शाया जाता है। तो इंडिया का जो फिजिकल मैप देखते हैं तो उसमें भी हमें क्लियरली ये चीज नजर आती है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो डाइवर्स है, उसमें अलग अलग तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हिमालय की लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है। इसकी पिक्चर आप एक देख सकते हो यहां पर स्क्रीन पे। फिर बन रहा है, थोड़ा ठीक बनाते हैं। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। इसमें यहां पर देखेंगे तो हमें हिमालयाज नजर आते हैं। हिमालय की रेंजेस है। इधर
राजस्थान गुजरात में इधर देखेंगे तो ये एरिया है आपका थार डेजर्ट वाला। और यहां पर है आपके अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी जिसको हम कहते हैं। और इधर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप है, और ये पूरा है आपका अरेबियन सी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडिया की ज्योग्राफी के। इन्हीं सब ने डिसाइड किया है इंडिया की हिस्ट्री को। कैसे? हिस्ट्री में रोल कैसे प्ले करेंगे? बैरियर है इधर हिमालय का, नहीं जा सकते, तो उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री होगी, वरना कोई भी अटैक करता है इधर से, वो कम हो जाएंगे। इंडियन ओशियन है नीचे, नीचे आप देखोगे तो इंडियन ओशियन है। पहले समुद्री रास्ते नहीं थे, कोई आ जा नहीं सकता था वहां से, तो फिर इंडियन ओशियन बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो हिस्ट्री इसकी कुछ इस तरह से होगी कि बैरियर्स का रोल इसमें आएगा, कि कोई भी जो अटैकर्स है, कोई भी रूलर है, वो अगर यहां पर अटैक करना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा। फिर यहां का क्लाइमेट कैसा होगा, वो भी इन्हीं सब चीजों से डिसाइड होगा। कैसे होगा? इधर इंडियन ओशियन है, बारिश आने का स्कोप है। ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि समुद्र से जो भाप उठती है, वाटर वेपर उठती है, और फिर ये ट्रेवल करती है, और ऊपर क्योंकि क्लाइमेट हमें पता है जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, तो वो फिर जहां पर बहुत ज्यादा कम होता है टेम्परेचर, वहां जाकर के वो कंडेंसेशन उसका होना शुरू हो जाता है, और फिर वहां पर पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो बारिश आ सकती है, मतलब ओशन पास में है तो बारिश आएगी। और इधर ये बैरियर के रूप में काम करे हिमालय। सर्दियों के टाइम पे हिमालय के नॉर्थ साइड में बहुत इंटेंस या एक्सट्रीम कोल्ड एयर चलती हैं, कोल्ड विंड चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उनको रोकता है हिमालय, वरना बहुत और ज्यादा सर्दी होगी इंडिया के अंदर। इस वजह से उतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती है, क्योंकि बीच में हिमालय आ जाता है। थार डेजर्ट है, डेजर्ट वाला एरिया होगा, तो वहां पर फिर पानी की कमी रहेगी, तो वहां की हिस्ट्री और क्लाइमेट उस अकॉर्डिंग डेवलप होगा। फिर कल्चर को भी यही शेप देता है। कल्चर में क्या क्या चीजें आती है? फूड आता है, लैंग्वेज आती है, और ड्रेसेस, मतलब कपड़े आते हैं। किस तरह के आप कपड़े पहनोगे, किस तरह का खाना खाओगे, और किस तरह की लैंग्वेज आपकी होगी। लैंग्वेज में ये कि कितनी रूड होगी या सॉफ्ट होगी। अगर आपका क्लाइमेट बहुत अच्छा है, शानदार है, तो एक सॉफ्टनेस डेवलप होती है अपने आप। और एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, तो फिर वो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलप होगी। फिर कपड़े भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही पहनने पड़ेंगे। जैसा बहुत ठंडा क्लाइमेट है, बहुत ठंडा रीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनोगे, और गर्म है तो उसके अकॉर्डिंग। और खाना भी वहां की ज्योग्राफी जो जिन पेड़ पौधों को अलाउ करती है, जिन एनिमल्स को रहने के लिए अलाउ करती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फूड मिलेगा। क्योंकि हिस्टोरिकली देखेंगे तो, हिस्टोरिकली आज भी देखें तो ट्रीज हैं और एनिमल्स हैं, ये मेजर सोर्स ऑफ फूड होते ही हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री, क्लाइमेट और कल्चर कौन डिसाइड करता है? इंडिया के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, हिमालय, इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, फिर इंडियन ओशियन, थार डेजर्ट, ये सब मिल करके डिसाइड करते हैं। ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो ब्रैकेट में कुछ दो तीन चीजें दे रखी हैं, तो उनमें से एक चीज तो ये है कि हिमालय के अंदर जो रेंजेस हैं, जो पहाड़ की ऊंचाई है, हाइट अगर हम देखेंगे तो वो 8000 से भी ज्यादा है। कई ऐसे पहाड़ हैं जिनकी हाइट अबोव 8000 है मीटर्स। ठीक है, इसलिए इनको 8000ers भी कह देते हैं। ये नया ही वर्ड आया आपको उसमें, पहले मैंने तो खुद नहीं सुना था, बट सिलेबस में आया तो हम इसको याद रखेंगे। 8000ers इसको कहते हैं। हिमालय के अंदर जो रेंजेस 8000 मीटर से ज्यादा की है, हाइट की है, उनको 8000ers कहेंगे, थाउजेंडर्स कहेंगे।
फिर हिमालय जो है वो ये स्प्रेड हो रखा है मोर देन 6 कंट्रीज, मतलब अराउंड 6 कंट्रीज के अंदर है ये, अक्रॉस 6 कंट्रीज। कौन कौन सी है वो 6 कंट्रीज? एक तो इंडिया ही है, दूसरा चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, और अफगानिस्तान है। ये 6 कंट्रीज है जहां पर हिमालय मतलब फैला हुआ है, हिमालय फैला हुआ है। और फिर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की, कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो भी हिमालय के अंदर ही है, माउंट एवरेस्ट। ये हमें याद रखना, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? हिमालय के अंदर ही, ठीक है। फिर है कि समर के अंदर जब गर्मियां होती है तब स्नो जो है वो मेल्ट होती है, पिघलती है, और इस टाइम पे कोई बारिश नहीं होती है, तो स्नो जो है, बर्फ है, वो पिघल करके फीड करती है। मतलब ये जो पिघला हुआ पानी है ये रिवर्स के अंदर आता है। कौन कौन सी रिवर में आता है? गंगा रिवर में आता है, इंडस रिवर में आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में आता है, और ये प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, फार्मिंग, खेती करने के लिए, एंड इंडस्ट्रियल यूज, फैक्ट्रीज में काम लेने के लिए। और क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोगों को ये पानी प्रोवाइड करती है, तो एक तरह से इंडिया के लोगों को ये आपस में कनेक्ट करती है, कनेक्ट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल। फिर आगे हम देखते हैं हिमालय और कैसे इंपॉर्टेंट है। मतलब हिमालय इतने इंपॉर्टेंट है, और यहां से उस टाइम पर पानी मिलता है जिस टाइम पे बारिश नहीं हो रही होती है। इसी वजह से जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडस रिवर है, वो थ्रू आउट द ईयर बह सकती है, वरना तो बारिश के टाइम पे इसमें पानी होगा, वरना पानी होगा ही नहीं उसमें। इस वजह से इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं, कि एशिया के लिए पानी के टावर जैसा काम करती है वहां से कंटिन्यूसली। तो हिमालयस को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं, और कई कल्चर्स के अंदर, बिलीफ सिस्टम के अंदर इनको सेक्रेड भी माना जाता है, कंसिडर्ड सेक्रेड, पवित्र मानते हैं। और यहां पर कई सारे टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, मठ जिसको हम कहते हैं, टेम्पल्स होते मंदिर, और मोनेस्ट्रीज बनाए गए हैं, जैसे केदारनाथ टेम्पल है। बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के कई सारे मठ आपको उस एरिया पे मिल जाएंगे। फिर और कैसे इंपॉर्टेंट है, ये अट्रैक्ट करता है पिलग्रिम्स को, मॉन्क्स को,
जो तीर्थ यात्री होती है उनको अट्रैक्ट करता है। कई सारे तीर्थ यात्री जो जाते हैं माउंटेन्स के अंदर, मॉन्क्स साधु सन्यासी जाते हैं, एंड स्पिरिचुअल सीकर्स, कई लोग अध्यात्म की खोज में भी वहां पर जाते हैं। इस तरह से हिमालयस की इंपॉर्टेंस है। फिर इसके आगे है माउंटेन्स के अंदर जहां से भागीरथी रिवर निकलती है और उधर से अलकनंदा आती है और आगे मिलकर जहां ये दोनों मिलती है वहां से इस रिवर का नाम पड़ता है गंगा रिवर। इससे पहले ये जो भागीरथी रिवर है ये जहां से ओरिजिन होती है वहां पर है एक ग्लेशियर जिसको गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर से जिस पहाड़ से ये पानी निकलता है उसको कहते हैं गौमुख। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रेकिंग साइट भी है, कई तीर्थ यात्री यहाँ पर जाते हैं और फिर यहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है और उधर से आती है अलकनंदा रिवर और दोनों मिलकर के बनाती है गंगा रिवर। ठीक है, और इसको काफी पवित्र भी माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये टॉपिक आपका आता है कि हिमालय बने कैसे। हाउ वर द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हिमालय कैसे बने थे आपके, ये टॉपिक आता है और इसकी कहानी क्या है। तो देखो, इंडिया जो है वो पहले गोंडवाना लैंड करके एक बड़ा जमीन का टुकड़ा था, गोंडवाना लैंड उसका नाम है, उसी का पार्ट था इंडिया। और एक टाइम पर ये उससे टूट करके अलग होता है और ये अफ्रीका के पास में था उस टाइम पर। और जब ये गोंडवाना लैंड से अलग होता है तो वहां से ये साउथवार्ड मूवमेंट करता है और इस तरह से ये मूवमेंट करता हुआ यहां पर जो आपकी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट मतलब एशिया और यूरोप, इन दोनों को मिलाकर के एक ही प्लेट है, ये अलग अलग नहीं है। प्लेट मतलब क्या, अर्थ के अंदर हम देखेंगे तो कुछ बड़ी 6-7 प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती है और जहां पर ये टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती है वहां पर होता है, वहां पर वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी फटता है और वहां पर अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो ये प्लेट यहां से नॉर्थ साइड की तरफ मूवमेंट करती है, इंडियन प्लेट, और ये धीरे धीरे और जाकर के टकराती है यूरेशियन प्लेट से लगभग अराउंड 50 मिलियन ईयर्स एगो ये पहुंच जाती है इसके पास में। और लगभग 10 मिलियन ईयर्स एगो ये एकदम से उस रूप में आ जाती है जैसा लगभग आज इंडिया और एशिया आपस में कनेक्टेड दिखती हैं। ये जब दोनों आपस में टकराती हैं, इनके बीच में होता है टेथिस सी। टेथिस सी, और इसमें होते सेडिमेंट्स मतलब टुकड़े। मतलब ये जब पास में जाता है तो एक साथ तो चला नहीं जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जब ये पास में रहते हैं तो दोनों साइड की नदियों से सेडिमेंट्स, पत्थर के, इन सब के टुकड़े आकर के गिरते हैं समुद्र में, और बीच में जो आपकी जमीन होती है, दोनों प्लेट जैसे ही धीरे धीरे पास में आती है और ये बीच वाली जमीन धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाती है, क्रम्पल्स इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। फोल्डिंग जैसा हम कह सकते हैं, कारपेट को जब दोनों साइड से हम पुश करते हैं तो उसमें जो बनती है एक फोल्डिंग जैसी आ जाती है, वही यहां पर भी होती है। और यहां पर होती है 3, इसीलिए हम कहते हैं कि हिमालय की 3 रेंजेस हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फिर आपकी बनती है, और हिमालय जो है वो आज भी एशिया को पुश कर रहा है। लगभग ये 1 ईयर के अंदर 5 सेंटीमीटर एशिया की तरफ जा रहा है,
मूव कर रहा है, और इसकी लगातार हाइट भी अभी भी बढ़ रही है। हिमालय की हाइट बढ़ रही है, लगभग एक ईयर की बात करेंगे तो 5 मिलीमीटर, और 1000 ईयर के अंदर ये लगभग हो जाएगा 5 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट बढ़ जाएगी 1000 साल। ये जो मोमेंट है बहुत स्लो हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर इसको लगे, ये बात समझनी है, एक साथ आके नहीं टकरा गया था, धीरे धीरे ये चीज हुई है। तो अब कभी भी आपसे कोई पूछे कि हिमालय कैसे बना है, या फिर कोई ऐसे ही कुछ हवा में बातें कर रहे हो, तो आप अब तक जो साइंटिफिक रिकॉर्ड मिले उनके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस रही है। ठीक है, तो आप फिर आगे देखते हैं। इंडियन प्लेट जो है वो एशियन या यूरेशियन प्लेट से टकराई है, तभी यहां पर अब देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं, जो हम दिल्ली तक या राजस्थान में भी कई बार महसूस कर सकते हैं। फिर हिमालय जो वर्ड है आपका, ये बना है दो संस्कृत शब्दों से, एक तो हीम, दूसरा आले। हीम मीन्स स्नो और आले मीन्स अबोर्ड, आवास स्थान या ड्वेलिंग। तो ऐसी जगह जहां पर स्नो मिलती है, तो इसका नाम हो गया हिमालय। तो याद रखना है, हिमालय जो शब्द है ये दो संस्कृत शब्दों से मिलकर के बना है, संस्कृत। ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट, इसके बाद में हम देखते हैं कि हिमालय की 3 रेंजेस हैं। ये हमारा इंडिया है लगभग, ये सभी भी बन रहा है। यहां पर 3 रेंजेस हैं, 3 लाइन है हमारे पास हिमालय की। तो सबसे पहली जो लाइन है वो है हिमाद्री, जिसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। इसके फीचर क्या क्या हैं? इसके फीचर्स हैं कि हाईएस्ट माउंटेन पीक यहां पर है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर है माउंट एवरेस्ट, और कंचनजंगा। ये कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं जो यहां पर लोकेटेड हैं। फिर यहां का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है, और लगभग ऊपर वाला हिस्सा हमेशा थ्रू आउट द ईयर ये कवर्ड रहता है स्नो से। ठीक है, और यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो यहां पर लिख देते हैं लो ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब बहुत कम लोग यहां पर रहते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ठंडा रहता है और बर्फ से ढका हुआ रहता है ऊपर वाला हिस्सा ग्रेट हिमालयस को। इस वजह से यहां पर न के बराबर लोग रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ज्यादा नहीं है वहां पर, न के बराबर हम कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो हिमाद्री रेंज है सबसे ऊपर, उसके बाद है सेकंड वाली हिमाचल रेंज। तो सेकंड वाली है हिमाचल, द हिमाचल, यहां पर लिख लो, और इसको लोअर हिमालयज भी कहा जाता है। ये ग्रेटर हिमालयज के साउथ में है, और यहां का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है,
मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। ठीक है, और यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको मिलेंगे। कई सारे यहां पर हिल स्टेशंस भी हैं। हिल स्टेशंस कौन से क्या होते हैं? पहाड़ी पर मतलब रहने की जगह है, वहां पे कुछ गांव जैसे बसे हुए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं, जैसे एक है नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, फिर दार्जिलिंग है जो कि वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ में एकदम से वेस्ट बंगाल यहां पर आएगा लगभग, तो यहां पर है सिक्किम के जस्ट पास में। फिर शिमला है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और फिर मसूरी है जो कि उत्तराखंड के अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं। कौन सी रेंज में है? बीच वाली में है, हिमाद्री में। ठीक है, ऊपर वाले जो सबसे मतलब नॉर्थ साइड में है वो एकदम से इरेक्ट इस तरह के माउंटेन है। सेकंड वाले जो है वो थोड़े से हम इस तरह से कह सकते हैं, थोड़े से राउंड शेप में है इस तरह से। ऊपर वाले सबसे इरेक्ट और रग्ड मतलब रफ टाइप के माउंटेन है। फिर इसके बाद में जो रेंज है वो थर्ड नंबर वाली फिर नंबर 3 पर आती है शिवालिक हिल्स, जिनको हम आउटर हिमालयज भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आउटर मोस्ट या लोवेस्ट रेंज है। यहां पर माउंटेन्स की हाइट जो है वो बहुत कम है। फिर यहाँ के जो माउंटेन हैं वो मतलब यहाँ की जो हिल्स है माउंटेन्स है वो रोलिंग हिल्स उनको कहते हैं, मतलब घुमावदार है। ये इरेक्ट एकदम से, ये ऊपर से थोड़ा सर्कल में राउंड में हम कह सकते हैं, और यहाँ पर ये एकदम से घुमावदार इस तरह की है कि ऊपर आराम से मूव कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। रोलिंग हिल्स है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हैं और उत्तराखंड में एंटर होते हैं वहां पर आपको डेंस फॉरेस्ट दिखेगा, लंबे लंबे पेड़, घना जंगल जैसा। ये वाला एरिया रिच है इन वाइल्ड लाइफ, मतलब कि यहां पर एनिमल्स भी ठीक ठाक संख्या में देखने को मिलते हैं। और फिर ये ट्रांजिशन जोन है, बीच की जगह है। किसके बीच की जगह है? जो ग्रेटर हिमालयज हैं उनके और जो गंगेटिक प्लेन है, गंगा के आसपास जो मैदानी क्षेत्र है उसके और ग्रेटर हिमालयज के बीच का ट्रांजिशन जोन है, जो थर्ड वाली शिवालिक रेंज है। ठीक है, गंगेटिक प्लेन को नॉर्थर्न प्लेन भी कह देते हैं। नॉर्थ साइड में है और समतल जमीन है, तो इसको नॉर्थर्न प्लेन कह देते हैं। वेस्टर्न हिमालयज के अंदर एक मेथड चलता है, मतलब जो हिमालय है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उस रीजन की हम बात करें, वहां पर एक हाउस कंस्ट्रक्शन का मेथड चलता है, घर बनाने का तरीका। उसको क्या कहते हैं? काठ कुनी। इसके अंदर किन चीजों का इस्तेमाल होता है? लोकल
जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका नीचे की साइड, हाउस का जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसमें लोकल स्टोन्स का यूज किया जाएगा, प्लस वुड का वहां पर लकड़ी का यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होता है कि ये वार्म रहता है, इट वार्म कीप्स वार्म, उसको थोड़ा गर्म रखता है। और दूसरा इसका फायदा क्या है, इट रिड्यूस या रेसिस्ट लिख देते हैं, इट रेसिस्ट डैमेज, ये डैमेज को मिनिमाइज करता है, क्योंकि नीचे होगा पत्थर और ऊपर लकड़ी होगी, लकड़ी बहुत भारी नहीं होती है। जब भी अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि हिमालय वाला रीजन हमने देखा था कि प्लेट टकराएगी आपस में, और अभी भी कोलाइड और जो कोलिजन है वो चल रहा है, तो उस वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो अर्थक्वेक आएंगे तो अगर पूरा स्टोन का बना हुआ होगा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऊपर से अगर लकड़ी का बना हुआ है तो उससे नुकसान कम से कम होगा, क्योंकि भारी वजन ज्यादा नहीं होता ऊपर। फिर इसके बाद आता है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो एक नेशनल पार्क है हिमालय के अंदर। नेशनल पार्क क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वहां पर ट्रीज को, एनिमल्स को, इन सबको प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि फॉरेस्ट बहुत कम है और एनिमल्स का भी नुकसान बराबर हो रहा है, मतलब एनिमल्स जो हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ये नेशनल पार्क जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। और ये रिकॉग्नाइज्ड है, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, यूनेस्को एक इंटरनेशनल बॉडी है जो 1945 के अंदर बनी है। वो जो हमारी कल्चरल या हिस्टोरिकल चीजें हैं या नेचुरल चीजें हैं जो ब्यूटीफुल हो सकती है या उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनको प्रोटेक्ट करती है। उन सब चीजों को जो ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, या उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकती है, कल्चर को दर्शाती हो, तो उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने का, फिर उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल हेल्प करना, ये सब यूनेस्को करता है। तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इतना इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा है, ये भी हमें जानना है। ठीक है, तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और लगभग 26 से 27 पेज तक का है ये, तो इसको लगभग हम 3 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। एक पार्ट हमारे यहां तक रहेगा, इसके आगे हम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया उसको पढ़ेंगे। तो एक पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।